अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरी धरती जो मेरी माँ भी है। इस धरती माँ की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिजीन ने आज एक बार फिर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बरतानवी सरजमीन पर रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 26 ममालिक और 41 बैनुल अक़वामी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड के मौके पर पाकिस्तानी सिपा सालार ने बतौर मेहमान खुसूसी मलका बरतानिया की नुमाइंदगी की है। एक तरफ मुल्क के अंदर पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई की नापाक मुहिम चलाई जा रही थी, तो दूसरी जानिब अक़वाम आलम सिपा सालार पाक फौज को अजीम अफवाज की पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में सलामी पेश कर रही थी। एक जानिब पाक फौज की सफ़ों में फूट डालने की नाकाम कोशिश की जा रही थी, तो दूसरी जानिब पाक फौज की पेशा वराना महारत, तरबियत, किरदार की मजबूती, अज़्म इस्तिक़लाल से माला माल होने की गवाही दी जा रही थी। एक जानिब शोहदा के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही थी, तो दूसरी जानिब अर्ज़े पाक से लगन, आला अखलाक, इसार और कुर्बानियों की बदौलत बैरूनी दुनिया भी अफवाज पाकिस्तान को बुलंद मर्तबे से नवाज रही थी। पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक फ़ख्रिया लम्हा है, फ़ख्र का मकाम है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है और सॉवरेन परेड फॉर कमिश्निंग कोर्स 213 में मलका बरतानिया की नुमाइंदगी की है। परेड में जनरल बाजवा के साथ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और मिलिट्री अताशी कर्नल राना आसिफ खान भी मौजूद थे, जबकि दीगर दर्जनों ममालिक के फौजी सरबराहान भी शरीक थे। सैंडहर्स्ट RMAS बरतानिया की बेहतरीन फौजी अकेडमीज़ में से एक है, जिसमें बरतानवी फ़ौज के तमाम अफसरान समेत बैरून मुल्क मुकीम दीगर मर्द और ख़वातीन अफसरान इस अकेडमी से तरबियत पाते हैं। इस तकरीब में UK कैडेट्स के अलावा 26 ममालिक के 41 बैनुल अक़वामी कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में शिरकत की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी यानी PMA के 2 कैडेट्स अब्दुल्ला और मुश्तबा भी पास आउट होने इस कैडेट्स में शामिल हैं जो इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा थे। दाएँ हाथ में चेन ऑफ कमांड की छड़ी संभाले पूरे तमाद अंदाज में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने परेड का मुआयना किया, मुख्तलिफ कैडेट्स से गुफ्तगू की और उनके जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट तकरीब से खुसूसी खिताब भी किया और अपने खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि इस तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज़ की बात है। पास आउट होने वाले तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि 2 पाकिस्तानी कैडेट्स भी आज आपके साथ पास आउट होंगे और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे आप सब पर उतना ही फ़ख्र है जितना मुझे इन दोनों पर है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात दोस्ती और बामी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन दिफाई ताल्लुकात पाए जाते हैं और आज एकेडमी में मेरी मौजूदगी पाकिस्तान और बरतानिया के मुश्तरका ताल्लुकात का सबूत है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे कि आर्मी चीफ की बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत और खिताब न सिर्फ पाक अफवाज बल्कि पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। आज हम इस मकाम पर जहाँ दुनिया हमारी सलाहियतों की मोतरफ है, दुनिया के वो ममालिक भी आज हमें कदर की निगाह से देख रहे हैं जिनसे हमने दस्ते बाजू आज़ादी हासिल की है, लेकिन दूसरी तरफ से मुल्क के अंदर हम सियासी फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। सियासी मकासद की कामयाबी के लिए हमने अपने मुल्क के तमाम इदारों को मुतनाज़ बनाया है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटी हुई और आपस में दस्तो गरिबां कौम तरक्की तो क्या अपना दिफा भी नहीं कर सकती है। मजबूत इदारे ही मुल्क के दिफा के ज़ामिन हैं। उनको जितना कमज़ोर किया जाएगा उतना कमज़ोर नहीं होते, बल्कि मुल्क और कौम कमज़ोर होती है। आज क्या हो रहा है, सियासी मैदान से क्या ख़बरें आ रही हैं, किस तरह हर्जा सराई अपने ही इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है और पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट इन टाइम एक केस जो शहबाज गिल का केस है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। इस अहम केस से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात और इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस है वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक तरफ वाजे पाकिस्तान की दुनिया मुतरफ है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर ही मुल्क के दिफा के ज़ामिन इदारे के अंदर दरारें डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसकी मिसाल इमरान खान के चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ शहबाज गिल का निजी TV को दिया गया बीपर है। चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब के, उन्होंने जो निजी TV चैनल से बातचीत की, यकीनन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और इस बिना पर वो रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया गया। बगावत के संगीन तरीन दफात के तहत उनको हवालात की नज़र किया गया। 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया, जहां उनके वकला की दरख्वास्त पर उनकी हथकड़ी और उनकी कानूनी टीम से मुलाकात की इजाज़त भी दी गई। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने शहबाज गिल से मोबाइल की बरामदगी और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए
शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने मुखालिफत की और कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट वैसे भी किया जा सकता है। अब ये चाहते हैं कि कराची, स्कर्दू, शुमाली इलाका जात लेकर जाएं। FIA उनके हाथ में है, ये केस में मेरा और आपका नाम भी डाल देंगे। दौरान समात शहबाज गिल ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर एतराज़ करते हुए दावा किया कि पुलिस जिस्मानी रिमांड को सिर्फ तशद्दुद के मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि उन पर मर्जी के बयानात देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। इस सारे अमल के कुछ ही देर बाद पुलिस ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ नजर-ए-सानी की अपील दायर की। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास का कहना था कि हमने रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर जज का कहना था कि मैं इस नजर-ए-सानी की अपील पर समाअत नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि आप मामले की मजीद समाअत सुबह के लिए रखें, हम दलाइल देंगे, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आप आज ही दलाइल देकर ये काबिल समाअत भी है या नहीं, ये फैसला हो जाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम भी कमरा अदालत में पहुंची, जबकि PTI के रहनुमा अली नवाज अवान और जुल्फी बुखारी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। दोनों की जानिब से दलाइल दिए गए, जिसके बाद जज ने फैसला महफूज किया और बादअज़ा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद खिलाफ अपील पर एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने यह इस्तदा मुस्तरद कर दी। इससे कबल PTI रहनुमा शहबाज गिल ने पेशी के बाद अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ी बयान की तरदीद करते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया, मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मुझसे बार बार पूछते हैं जनरल फैज से कितनी बार मिला। आपने कहा कि इमरान खान ने कहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी कभी अपनी फौज के खिलाफ नहीं होगा। इस मौके पर फवाद चौधरी और अली नवाज अवान भी मौजूद थे। उन्होंने केस की समाअत के बाद मीडिया से बात की और कहा कि अगर शहबाज गिल का बयान गलत है तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मरियम नवाज, नवाज शरीफ समेत तमाम हर्जा सराई करने वालों को जेलों में डाला जाना चाहिए। ये जो लफ्ज़ जो है गद्दार बनाते हैं, तो फिर राना सनाउल्लाह कैसे इंटीरियर मिनिस्टर है, उसको यहाँ जेल में होना चाहिए। नवाज शरीफ कैसे बाहर बैठा हुआ है, मरियम नवाज कैसे बैठी हुई है, अयाज सादक कैसे बैठा हुआ है, ये लोग कैसे बैठे हुए, इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए। ये तो नहीं है आप जो है एक लोग बंदे के लिए कानून और हो जाता है, दूसरे के लिए कानून और हो जाता है। या तो सबको कर लें फिर ट्रीटमेंट, तो सबको कर लें। हुकूमत ने अपनी बहुत कोशिश की, अटॉर्नी जनरल खुद पेश हुए, शर्म का मुकाम है हुकूमत के लिए, और खुद आगे यहाँ प्ली मांग रहे थे और रिमांड मांग रहे थे, जो रिमांड बनता ही नहीं था। पर जज साहब, जैसे हम पहले कहते हैं, हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा कॉन्फिडेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फैसला दिया है, आज जुडिशल कर दिया है शहबाज गिल साहब को। बादअज़ा फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की और जिसमें उन्होंने शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद के मामले को आलमी फोरम पर उठाने का ऐलान किया। फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज गिल पर हिरासत में तशद्दुद आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। शीरी मज़ारी को हिदायत दी गई है कि आलमी इदारों से रुजू करेंगी। इमरान खान ने भी सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में गिरफ्तारी के दौरान शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत की है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो इसे सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब शहबाज गिल के मुआविन की अहलिया की भी जमानत मंजूर हो चुकी है, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया गया है। उनके ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट भी की थी, कंडेम किया था और कहा था कि इनकी रिलीज़ होनी चाहिए, ये अनजस्टिफाइड है। आज रिलीज़ हो गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज शहबाज गिल का मुकम्मल साथ भी दिया गया। दौरान समाअत PTI रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात भी की। अब यह सवाल ये है कि एक तरफ शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनकी मुकम्मल सपोर्ट की जा रही है। पुलिस तफ्तीश पर भी सवालात उठते हैं कि जिस तरह की प्रोसिक्यूशन इस केस में हुई है, अब सवाल पूछा जा रहा है कि अब मोबाइल बरामदगी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मोबाइल बरामदगी के लिए फ़िज़िकल रिमांड लेने की इस्तदा की गई जो मुस्तरद हुई है। क्योंकि शहबाज गिल ने आज ये मौक़िफ़ अपनाया था कि उन्होंने जो बात की उस दिन तो जो टेलीफोन लाइंस हैं वो जैमर्स लगे हुए थे, बंद थी, बनी गाला की लैंडलाइन से बात हुई थी, जिसके बाद अदालत ने यह समझा कि फ़ोन बरामद करने की ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि उस दिन जब पुलिस ने शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया था तो उसी रोज़ वो मोबाइल सिक्योर क्यों नहीं किया गया था और वो क्यों जाने दिया गया फिर ड्राइवर के हाथ उस मोबाइल फ़ोन को। शहबाज गिल को ले गए, कंटेंट्स छोड़ दिए गए। प्रोसिक्यूशन अपना केस इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही, वीक ग्राउंड्स पर थी, जिसकी वजह से अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेजा और फिजिकल रिमांड को रिजेक्ट किया। ये इस्तदा और फिर नजर-ए-सानी अपील रिजेक्ट की गई। इससे हुकूमत की साख किस कदर मजरूह होगी, कितनी डैमेज होगी और फिर हुकूमत ये फैसले कहाँ कर रही है। क्या इसके बाद वो हदफ हासिल किया जाएगा जो करने की कोशिश की जा रही थी। इस समय ये तो शहबाज गिल का एक केस है, यकीनन हुक्ता ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जो ममनुआ फंडिंग केस का मामला था अभी तक उसको लेकर भी कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया। एक तोशा खाना केस है, उस पर भी बहुत ज़्यादा बातचीत होती हुई और वो भी
अपने हदफ को, मंतकी अंजाम को पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत क्या कर रही है? क्या मिस हैंडलिंग हो रही है सारे मामले पर? इसका नुकसान हुकूमत उठाएगी, फ़ायदा अल्टीमेटली पीटीआई को होगा या वाइस वर्सा है? बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सरा बुच्चा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सरा बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हुकूमत कहाँ से चल रही है और कौन चला रहा है? मेरा ख्याल है अल्लाह ही चला रहा है। हुकूमत चल कहाँ रही है? आप ये बता दीजिए कि हुकूमत की आपको कोई चाल नजर आ रही है या कोई आपको कोई पेशरफ नजर आ रही है? टू बी प्रिसाइज, मेरा सवाल असल में ये है कि हुकूमत जाती उमरा से चल रही है, ये इस्लामाबाद से चल रही है या लंदन से चल रही है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर मरियम बीबी एक ट्वीट करती हैं और उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब को कभी एड्रेस करती हैं और वो कहती हैं कि ट्रेडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिफ्ता भाई कुछ कीजिए। फिर किसी की जमानत हो, मामला अदालत में होता है, मरियम बीबी ट्वीट करती हैं, उसको रिहाई भी मिल जाती है। ये क्या हो रहा है? देखिए, मरियम बीबी की डेफिनेटली एक वैल्यू है पार्टी में, और ये बात से मैं भी एतराज़ करती हूँ कि ये जो ट्रेडर्स वाली बात थी, जो कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो 30 करोड़ रुपए उनको माफ़ किए गए हैं, ये अब तनख्वाहदार लोगों के टैक्स में डाले जाएंगे। अब तनख्वाहदार पे आप लोगों ने और कितना बोझ डालना है? तो ये बात तो वेल थॉट आउट नहीं है, लेकिन अगर वो किसी एक को प्लीज़ करती हैं तो दूसरे के ऊपर जो बोझ डाल रहा है उस पर भी नज़र डालें। मसला ये है कि हुकूमत चलाने वालों को हुकूमत चलानी आती नहीं है। इमरान खान साहब को एक्सपीरियंस नहीं था, मुल्क का बेड़ा गर्क। इमरान खान साहब की टीम अच्छी नहीं थी, बेड़ा गर्क। अब ये हुकूमत आई है तो इनके हाथ पैर बने हैं, सवा बेड़ा गर्क। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अब बलूचिस्तान में सैलाब को, वो जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो मानसून से अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ जाएँ या मुल्क के मामलात देखें? क्या वो तोशाखाना रेफरेंस फाइल करें या वो तुर्की जाके प्लान लें? क्या IMF के साथ डील की जाए या मरियम साहिबा की बात पर अमल किया जाए? तो मामला बहुत ही स्केची है। इसमें डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं, आई थिंक मरियम साहिबा अपनी रेलेवेंस बरकरार रखना चाहती हैं और उनका पूरा हक है एज पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, वो ये कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आई विश कि वो ये डिस्क्रीटली करती। इन्फ्लुएंस करना भी होता तो कम से कम ये जो पूरा ये ओपनली करती हैं, इसको थोड़ा सा अगर सीक्रेटली डिस्क्रीट रखती हैं, इसको थोड़ी सी डिस्क्रेशन के साथ करती, तो शायद उनके लिए शायद इतना फायदेमंद ना होता, लेकिन शायद हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो मरियम की रिस्पेक्ट तो बनती है, मरियम की से इसलिए करना पड़ रही है अगर ये से और ये या मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर जितनी मुतहर्रिक होती है और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जारी करती है, वो इसलिए है कि गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि शहबाज गिल साहब का जो ड्राइवर है, जिस वक्त वो पकड़ में नहीं आ रहा था तो उसकी अहलिया को उठाया गया, उसकी 11 माह की बच्ची से अलहदा किया गया। जितना ब्रूटल अंदाज के अंदर ये सब कुछ हुआ, मेरा ख्याल है कि इसकी कॉन्डमनेशन तो बनती है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्टेटमेंट्स भी याद आते हैं जो मरियम नवाज साहिबा दिया करती थी, जो बिलावल भुट्टो साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया करते थे, जो मरियम औरंगजेब साहिबा लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर दिया करते थे। क्या अब ये जस्टिफाइड हो गया? और उस पर आपने एक ट्वीट की और ये कहा, और फिर इस्लामाबाद पुलिस मुतहर्रिक हुई, वो जवाबन ट्वीट देते हैं और अपना मौक़िफ़ क्लियर करते हैं कि नहीं हमने तो उनको इस तरह से नहीं रखा हुआ, सुबह रिलीज भी हो जाती है। देखिए, जो शहबाज गिल साहब ने कहा है वो किसी तौर पर भी नहीं आप जोड़ सकते जो कि मरियम और शहबाज ने कहा है और नवाज ने कहा है। मैं ये बहुत ही डायरेक्टली आपको ये बताऊंगी। एक अपने आप को एक इदारे को कह रहे थे कि आप अपनी हुदूद में रहिए, क्रॉस मत कीजिए, और एक मुझे साउंड बाइट बहुत क्लियरली याद है जब मरियम साहिबा ने कहा था कि नवाज ने पहली दफ़ा इदारे को और फ़र्द को, अफराद को और इदारों को अलग किया है। तो उन्होंने 2 अफराद का जिक्र किया था, उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा जिक्र करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई और हमने फिर पैमरा पे बैन भी देखा। इमरान खान साहब शुरू से लेके अबद से लेके अभी तक यही कर रहे हैं कि वो नाम भी लेते हैं, इनडायरेक्टली हिट भी करते हैं, और ये जो शहबाज गिल साहब ने किया इन एनी सर्कमस्टांसेस, आई डोंट थिंक दैट इट वाज अप्रोप्रिएट। अब इसमें अब देखें, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस गद्दारी सर्टिफिकेट कि ये गद्दार और वो गद्दार और ये इंटरनेशनल लॉबी और ये इजरायली लॉबी और ये, मैं नहीं समझती कि ये होना चाहिए अंडर एंड अनलेस आपके पास डायरेक्ट सबूत हो। आपने किसी को उठाया है। अगर आज हम शहबाज गिल साहब की अगर हम ये क्लैरिटी है हमें कि उन पर क्या केस है, उन्होंने क्या कहा है, अब आप देखिए कि उन्होंने जो कहा है अब इसको दोबारा चलाने की इजाजत नहीं है, तो अवाम अब कंफ्यूज है कि वाकई शहबाज गिल साहब ने क्या कहा है। अगर उनको अब वो क्लिप निजी चैनल की इंटरनेट पे नहीं मिल रही, हमें चलाने से मना कर दिया गया है, तो वो कैसे मवाजना करेंगे कि शहबाज गिल साहब ने क्या कहा और नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, या मरियम नवाज ने क्या कहा था, या अयाज सादिक ने क्या कहा था। अगर आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, अगर दोनों ही चलाने मना है और सिर्फ ये चलाना जायज है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं या PMLN वाले क्या कह रहे हैं, तो फिर तो एक तजाद रहेगा ना। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अजीब पॉलिसी है कि मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, ये बात करते हैं लेकिन साउंड बाइट नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई? आप लोग अपनी मुझे बता दें कि इनकी कोई क्लैरिटी है। अगर आपने किसी को गलत साबित
आउट करना है तो उसके गलत इकदामात को पॉइंट आउट करना है, लेकिन उसके गलत इकदामात दिखा नहीं सकते। अवाम को 6 दफा बताएंगे कि 3 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं मुल्क की, लेकिन उसको चलाएंगे नहीं। आप मेंशन करके निकल जाएं, लेकिन आप इस क्लिप को ना चलाएं, आप इस शॉट को ना चलाएं। तो हम कैसे ये मवाजना करें कि जो नवाज और मरियम कह रही थी वो बिल्कुल देखिए, अगर आप हुकूमत में होंगे तो वो साउंड बाइट नहीं चलेगी। अगर आप ऑपोजिशन में होंगे तो वही साउंड बाइट जिसको आपने बैन किया था वो आप खुद चलाएंगे। और यही देखा हमने इमरान खान साहब को अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा कौम से खिताब के अंदर कि उन्होंने वो साउंड बाइट्स भी चला दिए कि जिसको चलाने पर हम पे पाबंदी रही उनकी गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन मेरा सवाल ये है, देखिए ये इस वक्त हमने अगर इस्टेब्लिश कर लिया कि शहबाज गिल ने जो कहा है वो उसका कोई जवाब नहीं बनता, वो बात बिल्कुल सरियन गलत है। जो रैंक एंड फाइल के अंदर उन्होंने एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, उस पर जो कड़ी से कड़ी सजा बनती है कानून के मुताबिक वो देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की प्रोसिक्यूशन हुई, मतलब मुझे ये कहना पड़ता है कि आपने सबूतों वाला डब्बा तो छोड़ दिया, ढक्कन को उठा के ले गए। मतलब आपने मोबाइल फोन जिसके अंदर कंटेंट था वो आपने छोड़ दिया, उसको आप ढूंढते रहे, शहबाज गिल को उठा के अंदर कर दिया। देखिए अगेन मैं कहती हूँ कि मैं कंडेम करती हूँ जो उनकी बेगम को अरेस्ट किया और 12 साल की बच्ची से अलहदा किया या 11 माह की बच्ची से अलहदा किया, वो गलत है और मैं इसको कंडेम करती हूँ। लेकिन देखिए आप ये बात को समझिए कि इस मुल्क में लोगों को उठाया गया है और कहा गया है कि वो गद्दार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से उठाए गए हों, चाहे वो सिंध से उठाए गए हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से उठाए हों। आज तक आपको पता है कि उनको किस बुनियाद पर उठाया गया है? क्या आपको पता है उन्होंने क्या कहा था या क्या किया था? क्या आपको पता है कि अली वजीर का गुनाह क्या है कि आज तक उनको रिमांड पे या उनको चीजों पे नहीं छोड़ा जाता, उनको जमानत नहीं मिलती, उनके तो प्रोडक्शन और ऑर्डर भी मतलब 6 दफा कहने के बाद जारी होते हैं और कभी कभार तो 6 दफा कहा भी नहीं जाता। तो कहने का मकसद यह है कि अगर इस मुल्क में हमने अब गद्दार को और लॉयलिस्ट को अलग अलग परखना शुरू कर दिया है तो फिर हम सबको पता चलना चाहिए कि शहबाज गिल साहब को तो यह कसूर है, बाकियों का क्या कसूर है, बाकी क्या कर रहे थे, गद्दारी का सर्टिफिकेट लगाने वाले कौन है। और शहबाज गिल साहब ने पहली दफा ये बात की है। शहबाज गिल साहब ने जो खवातीन के हवाले से बात की, जो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात की, जो उन्होंने मुझसे मुखातिब होकर बात की, जो उन्होंने रमेश कुमार के साथ ऑन टेलीविजन किया, क्या ये सब ठीक था? क्या ये सब कानूनी दायरे में आता है? क्या ये सब ठीक है? क्या ये एक आईनी गुफ्तगू है? क्या ये एक चलने वाली गुफ्तगू है? क्या इनके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए था? इनकी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं देखी? उन्होंने कितनी दफा नाम नहीं लिए इदारों के, उन्होंने कितनी दफा इदारों की शख्सियात के नाम नहीं लिए। तो आज आपको क्यों याद आया कि आज आपने उनको अरेस्ट करना है? क्योंकि अब देखिए ना, हर चीज हो रही है, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ गया, एक अरेस्ट भी हो गया, लेकिन फिर भी फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के खिलाफ रेफरेंस नहीं दायर हुई। तो अगर आपको अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही कि इस मुल्क में जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल नहीं है और जो न्यूट्रल जिसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए वो न्यूट्रल हो गया है, इस वक्त तो हुकूमत न्यूट्रल है। अच्छा सर, अब व्हाई डू वी ऑलवेज टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, न्यूट्रल्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, लेट्स फॉरगेट अबाउट देम फॉर अ मोमेंट। और फिर हम देखें कि अपेरेंटली क्या हुआ है। फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट आई और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये बगैर नंबर प्लेट सिविल कपड़ों के अंदर आए हुए लोगों ने शहबाज गिल को पकड़ा है। उसके बाद हमने देखा कि नहीं वो तो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां भी थी और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी थे जो उनको घसीटते हुए नहीं लेके गए, बल्कि बड़े एहतराम के अंदाज में शहबाज गिल को गाड़ी से उतारा और उसके बाद ले गए और उन्होंने आगे से रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से वो गाड़ी के शीशा जो है वो टूटा। उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर था या इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर था कि आप अपने केस को स्ट्रांग बनाते, आप एविडेंस रखते और एविडेंस की बुनियाद पर अदालत को कहते कि हमें 15 रोज का रिमांड चाहिए। अब अदालत ने आदम शवायद की बुनियाद पर आपके पास स्ट्रांग एविडेंस ना होने की वजह से उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। तो इस पर गलती किसकी है? क्या हुकूमत या इस्तगासा अपना केस प्रूव नहीं कर सकी और इसका फायदा अल्टीमेटली मुल्जिम को होगा? देखिए, अगर हम एस्टैब्लिशमेंट को बार बार बीच में लाते हैं और वो बार बार कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं, तो फिर या तो वो गलत कह रहे हैं या हम गलत समझ रहे हैं। तो वो और वो गलत तो कह नहीं सकते, इसलिए जाहिर है कि हम ही गलत समझ रहे होंगे। अगर तो इंटरफेरेंस एक्स और वाई की है तो कहीं ना कहीं तो फील होती है। एक्स वाई नहीं होगा तो ABC होगा और ABC नहीं है तो DEF हो सकता है। कहने का मकसद यह है कि अगर तो आपने किसी को फुल कंट्रोल दे दिया है और फैसले उनके हैं, कार्रवाई उनकी है, तो फिर हम उनको अक्यूज़ कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि बिल्कुल एक रिवायत रही है इस मुल्क में कि कोई भी फैसला खुद नहीं किया जाता। ना पानामा खुद बनाया गया था, ना अकामा खुद बनाया गया था, ना उस पर खुद अमल दरामद हुआ था, ना इमरान खान साहब को अवाम लाई थी, ना इमरान खान साहब को अवाम ने निकाला है, ना नवाज शरीफ साहब को मुल्क ने निकाला था, ना नवाज शरीफ साहब ने हाईजैक करने की कोशिश की थी। कुछ भी, कोई भी चीज़ आप मुझे बता दें, आपको सर्टेनिटी से मालूम हो। तो ये जहाँ जो चीज़ हो रही है वो कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसके आगे कहाँ जाना है, I mean, I'm as clueless as you are. But given the history of Pakistan,
I mean, I think the reins of Pakistan are still not with the current government. ये current हुकूमत झूठ बोलती है अगर कहती है फैसले हमारे हैं, ये झूठ बोलती है अगर ये कहती है कि ये हमने सोचा है, ये झूठ बोलती है अगर कहती है कि हम तोशाखाना रेफरेंस केस फाइल करेंगे, हम फराग होगी, तो ये झूठ बोलती है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जिस चीज़ का सबूत नहीं है ना किसी के पास, या तो वो झूठ है या वो सच है। अब ये फैसला हो जाना चाहिए इस मुल्क में कि क्या इमरान खान साहब 5 साल कोई केस नहीं स्टैब्लिश कर सके, 4 साल, तो क्या उनके पास सबूत नहीं थे? क्या ये हुकूमत झूठी है? क्या वो सच्चे थे? क्या ये हुकूमत सच्ची और वो झूठे हैं? ये मामला सच झूठ का अब सिर्फ सच और झूठ का रह गया। अब तो पावर का भी नहीं रह गया, क्योंकि वो भी पता है कि रेंज कहाँ है। अब सिर्फ सच और झूठ में फर्क करना रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो रहा है इस मुल्क में, क्योंकि हम सब जो हैं अब जो हमें कहा जाए हम मान लें, और जो हमें ना बताया जाए हम उसके बारे में ना दरियाफ्त करें ना पूछें। सरा मुझे साहब लास्टली, ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना रेफरेंस या ये रीसेंट जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसके बाद इमरान खान की मकबूलियत में कमी वाकई हुई है, ये मल्टीप्लाई हो गई? देखिए, अगर तो उनको ये अपेरेंटली अगर आपने उनको हल्का सा झटका देना था, तो मेरा ख्याल है कि अभी कोई मकबूलियत में ना कमी वाकई हुई है ना कोई बढ़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दिस वाज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एनीथिंग। आई रियली एक्चुअली थिंक कि अगर तो आपने, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं, लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, लोग यहाँ पर मुल्क में इतने प्रॉब्लम्स में हैं कि वो हर चीज़ को दिन ब दिन रोज़ रोज़ याद नहीं रख सकते। तो जो चीज़ पहले हो जाती है फिर उसके ऊपर अगर अमल दरामद ना हो तो इट्स एज गुड एज नथिंग। अगर फॉरेन फंडिंग के ऊपर 2 दिन में नहीं अप्लाई हुआ रेफरेंस, वो जुडिशियल काउंसिल जा रहे थे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वो नहीं गए, तो अब मामला लटक गया है। नाउ इट हैज नो वैल्यू। नाउ फॉरेन फंडिंग इज नॉट द रियल ट्रम्प कार्ड जो हम समझ रहे थे, क्योंकि फॉरेन फंडिंग भी आ गया, हमने देख लिया ना, इन्होंने रिएक्ट करना है ना उन्होंने रिएक्ट करना है। ये भी कहते हैं अदालत जाएंगे, वो भी कहते हैं अदालत जाएंगे, दोनों नहीं जाते। तोशाखाना रेफरेंस अब आता है 4 माह बाद, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। मतलब आई डोंट नो, ये मुल्क में हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद बेवकूफ़ हैं, समझ नहीं आती। लेकिन मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में ना कोई कमी वाक़ई हुई है, ना कोई उनके कोई बहुत तादाद बढ़ गई होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी जो एलिमेंट है दोनों सियासी जमातों में, या वो मखलूत हुकूमत हो या वो इमरान खान साहब हो, बयानिया बहुत कन्फ्यूज़ हो गया है। और ये सबसे बढ़कर जो डैमेज हुआ है वो आप देखिए कि अमरीका साजिश, और यार मतलब वो आपके KP के CM से मिलते हैं, फिर आप वीडियो कॉल करते हैं उनके साथ 2.5 मिनट की। मतलब आप क्या डिस्कस कर रहे थे? वेदर के मौसम कैसा है, ब्लूम, सॉरी यार। उसके बाद आप एक कंपनी को भी हायर करते हैं अमरीकी, क्योंकि उनको PR और मीडिया को मैनेज करना है। नहीं, मतलब इस तनकीद के ऊपर तो मेरे सीरियस रिजर्वेशंस हैं। मतलब ये जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने कोई लॉबिस्ट हायर कर लिया है या कोई लॉबिंग फर्म हायर कर ली है, मैंने वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, एग्रीमेंट पढ़ा है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर तो आपने एक PR और एडवर्टीजमेंट कंपनी हायर की है जो आपके US चैप्टर को हेल्प करेगी टू डेवलप देयर PR एंड टू गेट देम लाइक ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। इससे ज्यादा तो कोई लॉबिस्ट तो उन्होंने रखे नहीं है जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी, तनकीद हो रही है। आई डोंट नो। Yeah, but what was the need? What was the pressing need right now? What was the pressing need right now to engage a company to improve your relations in the US with your party and your party policy? Why? Because you've had a very, very bad position in Pakistan about it. You have been accusing them. You have been accusing them. तो आपको अब जाहिर है क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए आपने अमेरिका में लोगों को हायर किया। ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुई, इससे पहले भी पॉलिटिकल चैप्टर उस मुल्क में है जिस मुल्क को आप ब्लेम कर रहे हैं, अक्यूज कर रहे हैं। किसका नहीं है? PR कंपनी थी, लेकिन अब PR कंपनी अमेरिका में और पाकिस्तानियों के ओवरसीज पाकिस्तानीज को हेल्प करेगी, क्योंकि जी मैं ये बता रही हूँ कि जिस मुल्क को आप साजिशी अंसर या साजिशी का लकब दे देते हैं, उसी मुल्क में आपके पार्टी जो रुकन है वो कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे? वो किस तरह बयानिया पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या समझेंगे? क्या वो अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे बिकॉज अमेरिका ने साजिश की इमरान खान साहब के खिलाफ? आप खुद सोचिए, क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत जरूरी थी। जब डिजास्टर हुआ है तो इमरान खान साहब ने डिजास्टर किया है, तो आज ये हालत आ गई है ना। तो मैं कह रही हूँ कि ये सब कुछ इनके ही अपने ऊपर ब्लो बैक कर रहा है। ये इस मुल्क में समझते नहीं है, जो गड़ा आप किसी और के लिए खोदते हैं इवेंचुअली आप उसी में जाते हैं। मैं और किसी चीज को समझती हूँ नहीं समझती, मकाफाते अमल और किसी और के लिए मुसीबत डालते हैं तो मुसीबत आप ही के गले पड़ती है। इस बात पे मुझे बहुत क्लैरिटी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थी। यही पॉइंट जिस पर वो बात कर रही हैं कि शायद अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ US चैप्टर ने कोई अमरीकी फर्म हायर की है ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेगी। लॉबिंग है, मार्केटिंग है, PR है, क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। एक तरफ अमरीकी मुदाखलत और गैर मुल्की साजिश का बयानिया है तो दूसरी जानिब पीटीआई की तरफ से अमरीका में लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीका में अपना तासुर बेहतर करने के लिए एक पब्लिक रिलेशन फर्म की खिदमात हासिल की हैं जिसे माहाना $25,000 अदा किए जाएंगे। लॉबिंग फर्म हायर करने के मामले पर तनकीद की जा रही है और इसे तहरीक इंसाफ के बयानिए से हटकर यू टर्न लेने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। इस मुआहदे की हकीकत क्या है? ये फर्म अमरीकी नुमाइंदगान से ताल्लुकात बहाल करने की एक कोशिश है कि ये सिर्फ एक साजिश के तहत पीटीआई की साख खराब करने की चाल है? इस पर तफसील से बात करेंगे और मुआहदे की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले इस मुआहदे पर और इससे पहले अमरीकी सफ़ीर से वज़ीर आला केपी की मुलाकात पर जो तनकीद हुई इस बारे में आपको बताते हैं। लॉबिंग फर्म पीटीआई और अमरीकी फर्म फैंटन आरलॉक के दरमियान मुआहदे का जो हुआ है वो सामने आया है और सबसे पहले वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस पर ट्वीट की और कहा है कि पीटीआई को तनकीद का इस पर निशाना बनाया, क्रिटिसाइज़ किया है। इमरान खान ने कौम में अमरीका के खिलाफ साजिशी थ्योरी घड़ की हिजान पैदा किया हुआ है और इमरान खान अमरीका से तरले और माफ़ी पर उतर आया है, जिसके बाद वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने भी पीटीआई के फर्म से मुआहदे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। रहमान ने पीटीआई की लॉबिंग फर्म से मुआहदे की खबरों पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पीटीआई बताए कि उसको अमरीका में तशहीर की ज़रूरत क्यों पेश आई है। इमरान खान मुकम्मल बेनकाब हो चुके हैं, टॉपी ड्रामा बंद करके कौम और रियासत से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इस पर हुकूमत क्या बयानिया बिल्ड कर रही है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के ऊपर, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में एक लॉबिस्ट फर्म एंगेज की और ये उनकी खिदमत हासिल की हैं अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए, गुड रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमने हमेशा कहा था हम तो रख रहे हैं, लेकिन आपने तो पूरा मुल्क सर पे उठा लिया था कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम हैं और वो फारसा हैं। हुकूमत की जानिब से तनकीद के बाद पीटीआई से फवाद चौधरी सामने आए, जिन्होंने अमरीका में लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करने से मुतालिक मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरों को मुस्तरद किया। फवाद चौधरी का कहना था कि मैंने कागजात की उर्दू तर्जुमे के लिए कहा है ताकि नालायक जो वुज़रा है उनको समझ आ सके और ये लॉबी फर्म नहीं है। ये पहली बार नहीं जब तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की साजिश के बाद किसी भी सफ़ीर या अमरीकी अहदेदार से मुलाकात पर तनकीद की गई हो। कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात और महमूद खान की जानिब से इमरान खान का सफ़ीर से रब्ता कराने और US एड प्रोग्राम के तहत 36 गाड़ियों का तोहफा वसूल करने पर भी खासी तनकीद का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ा था। उस पर क्या तनकीद हो रही थी, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। जरा इस तस्वीर को देखें, ये है इमरान खान, तुम्हारी ये जो तुम खुददारी के नारे लगाते हो, ये तुमने चंद गाड़ियां लेकर क्या खुददारी का सौदा किया है या इन इमदाद से तुमने गुलामी का सौदा किया है? लोगों को तुम कहते हो खुददारी दिखाओ, गुलामी से निकलो और खुद माफिया मांगते हो। केपी में डोनाल्ड ब्लूम से वज़ीर आला केपी के महमूद खान की मुलाकात और उसके बाद मुबैना तौर पर महमूद खान का अपने मोबाइल फ़ोन से इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनसे डोनाल्ड ब्लूम की एक वीडियो कॉल कराए जाना, उस पर तनकीद होना। उसके बाद आज इस PR कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ US चैप्टर के साथ होना, खासी तनकीद हो रही है कि वो मुल्क जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के साथ लिंक कर रहे हैं कि वो साजिश हुई तो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई, अब उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बहाली या वहाँ पर उसे कुछ इंटरवेंशन करने का क्यों कह रहे हैं? इस पर बहुत सारी नुक्ताचीनी हो रही है जो हुकूमत कर रही है। आज भी सोशल एक्टिविस्ट रेहाम खान ने अपनी ट्वीट में वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अमरीकी सफारतकारों से मुलाकात की तस्वीर शेयर की और तनकीद की। इस तनकीद का एक लंबा चौड़ा पस मंज़र है। पीटीआई पर यह तनकीद उस वक्त शुरू हुई जब से इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के पीछे बैरूनी साजिश का बयानिया आवाम के सामने पेश किया, ख़त लहरा कर एक साइफर को मुल्की मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया और अमरीका पर तनकीद शुरू कर दी। इमरान खान साहब ने क्या नैरेटिव बिल्ड किया इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से को लेकर, ऑल्दो आजकल काफ़ी कम हो रही है, लेकिन ये इब्तदा कहाँ से हुई थी, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, धमकियां मिल रही हैं। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। ओ अमेरिकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन या हमें माफ करोगे? लौटे जो कोई 15-20 थे जो कि अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी इससे पहले, और अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई। अब अमरीकी सफरा से मुलाकात भी हो रही है। अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करने या पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर करना
यकीनन सियासी मुखालिफिन इसे PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। PTI को तनकीद का सामना है कि उसी मुल्क के साथ ताल्लुकात की बेहतरी बहाली की बात हो रही है, उसी के सफ़ीर से मुलाकातें हो रही हैं, उसी के साथ वीडियो कॉल्स हो रही हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ नहीं है? एक पब्लिकली नैरेटिव बिल्ड किया गया अमेरिका के ख़िलाफ़, कहा यह गया कि इस रजीम को ओवरथ्रो अमेरिका के कहने पर किया गया है। अब उसी अमेरिका से दरपर्दा बातचीत हो रही है, तो अवाम को इससे आगाह क्यों नहीं किया जा रहा है? हकीकत में अब ये जो फर्म हायर की गई, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये सब नैरेटिव अपनी जगह पर, कॉन्स्पिरेसी, कंट्रोवर्सी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उस पर रद्द दलील या हुकूमत की तरफ से तनकीद अपनी जगह पर। लेकिन ये जो फर्म हायर की गई है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाए तो अमरीकी नुमाइंदगान या अमरीकी हुकूमत से मामला सुधारने के लिए नहीं लगता है, बल्कि ऐसे लगता है जैसे किसी PR कंपनी को हायर किया गया है। और यकीनन PR कंपनीज़ को हायर किया जाता है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चैप्टर US के अंदर हो, या नून लीग का हो, या किसी और जमात का हो, किसी इंडिविजुअल को अपनी PR डेवलप करनी हो, तो यकीनन पब्लिक रिलेशनिंग के अंदर जो है वो लोगों की खिदमात हासिल की जाती हैं, इंडिविजुअल्स की खिदमात ली जाती हैं, कंपनीज़ की खिदमात ली जाती हैं। और पब्लिक रिलेशनिंग का ऑब्वियसली एक कॉम्पोनेंट लॉबिंग भी है। लॉबिंग भी पब्लिक रिलेशन की एक काइंड है, एक टाइप है, एक किस्म है। लेकिन पब्लिक रिलेशन एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। अब पब्लिक रिलेशनिंग के अंदर ये कंपनी जिसके साथ मुआहदा हुआ है, ये क्या क्या सर्विसेज फराहम करेगी, ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ US चैप्टर के में जो लोग मौजूद हैं, उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर प्रेजेंस, इसके अलावा कंपनी अखबारात में आर्टिकल छपवाने, PTI नुमाइंदों और हमायत करने वालों के TV इंटरव्यूज़ का एहतमाम किया जाएगा और दीगर पब्लिक रिलेशन सर्विसेज का एहतमाम किया जाएगा। मुआहदे में लिखा है कि ये एग्रीमेंट PTI अमेरिका और जो फेंटन आर्को लॉक के दरमियान है, और इसमें PTI पाकिस्तान शामिल नहीं है। पर्टिकुलरली US चैप्टर के साथ ये मुआहदा हुआ है। मुआहदा 1 अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक नाफिजुल अमल होगा। इससे कबल भी PTI हुकूमत ने गुज़श्ता साल जून में यही फर्म हायर की थी और उस वक्त कहा गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए फर्म हायर की गई है। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत मुल्क की सियासी जमातें अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करती रहीं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी अमेरिका में लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की थी। यकीनन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, पॉलिटिकल विंग्स करते हैं, उनका अपना सहकाक है, इसमें आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन तनकीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे सिर्फ इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नैरेटिव बनाती रही है, पब्लिकली एक बयानिया बनाती रही है, और फिर दर पर्दा अगर ये हो रहा है, उसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो आपको एक लाइन पे ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आप चाहते क्या हैं। क्या अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाली के ख्वाह हैं? अमेरिका के ख़िलाफ़ जो कुछ बातें की, क्या आप उसका खमियाजा चाहते हैं? अपनी ब्रांड इमेजिंग बेहतर करना चाहते हैं? रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप्स चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इसको क्लियर करना होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अद्वियात की मार्केट में किल्लत ने मरीजों को परेशान कर रखा है। ये मामला कहाँ पहुँचा है? रेगुलेटरी अथॉरिटी और हुकूमत क्या कर रही है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक आते हैं। वेलकम बैक। पंजाब समेत मुल्क भर में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। लवाहिकीन एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर तक चक्कर लगाने और खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं, क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात महंगी होने के साथ साथ आम स्टोर्स पर भी गायब है, जिसकी वजह से लवाहिकीन बड़े परेशान, मरीजों को परेशानी उठाना पड़ रही है। एक जानिब अद्वियात की किल्लत है, तो दूसरी जानिब महंगे दामों फरोख्त मरीजों के साथ साथ जो मरीजों के अहल खाना है उनकी भी जान ले रही है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, एक जवाज़ पेश किया जा रहा है अद्वियात की फ़रोख्त पर। सेल्स टैक्स लगने के बाद मकामी कंपनीज़ की जानिब से मुतअद्दिद अद्वियात की पैदावार रोक दी गई है, जिसके बाद मेडिसिन कंपनीज़ और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के दरमियान एक टग ऑफ वॉर है, रस्साकशी है, एक नए और बड़े बहरान पैदा होने की मंजरकशी भी कर रही है। अद्वियात का बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात समेत खुदकुशी से बचाव, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसी तरह डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स, अमराज़ कल्ब, ऑपरेशन के लिए ज़रूरी एनेस्थीसिया और दीगर अमराज के मरीज़ों के लिए अद्वियात भी बाज़ार में दस्तियाब नहीं है। कंपनीज़ हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि अद्वियात की कीमतों में 40% इजाफा किया जाए, जिसकी वजह जो प्रोड्यूसर्स हैं बैनुल अक़वामी मार्केट में ख़ाम माल की बढ़ती हुई कीमतें, पैदावारी लागत में इजाफे को करार दिया जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी रीज़न ताम इस मुतालबे को हुकूमती मज़ाहमत का सामना है। साथ ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का दावा है कि मकामी मैन्युफैक्चरर्स ने बैनुल अक़वामी मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ख़ाम माल की दरामद बंद कर दी है।
हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे की इजाज़त देने से इनकार के बाद अद्वियात की तैयारी उनके लिए नामुमकिन हो गई है। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अद्वियात की बढ़ती किल्लत पर एक कमेटी तश्कील दी थी, जबकि महकमा सेहत पंजाब ने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से मदद की दरख्वास्त की थी। डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल और एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत ने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के हुक्काम से मुलाकात की थी और उन्हें मार्केट से गायब 53 अद्वियात की फहरिस्त फराहम की थी, लेकिन मामलात जू के तू हैं। एक तरफ टास्क फोर्स अपने मैंडेट को पूरा करने के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ अद्वियात के प्रोड्यूसर्स अपनी जिद पर कायम है और अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के मुतालबे पर बदस्तूर कायम दिखाई देते हैं, जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मरीजों का हो रहा है। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं और लवाहिकीन मजबूरी के आलम में एक स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर पर धक्के खा रहे हैं। अब ये कॉमनर का इशू है, ये मरीजों का प्रॉब्लम है। यानी जहां पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की दवा भी नायाब होने लगेगी तो वहां पर और कोई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी काम नहीं कर रही होगी, रेगुलेटर बीच में इंटरवीन नहीं करेगा, हुकूमत होश के नाखुन नहीं लेगी, बर वक्त एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये क्राइसिस मजीद डीपन होगा, मजीद गहरा होता चला जाएगा। एक तरफ मरीजों को इस दुश्वारी का सामना है तो दूसरी तरफ आम आदमी की मुश्किलात है। बावजूद इसके कि IMF का लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया है, IMF के साथ जो लोन प्रोग्राम है उसकी बहाली की सबील भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद आज भी एक आम बिजली सारिफ के ऊपर एक बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली भी 9 रुपये 39 पैसे महंगी कर दी गई है, जो एक और गम है। और ये यकीनन ये जो 1300 अरब रुपए का जो बोझ है वो सारिफीन की जेबों से पूरा किया जाएगा। ये वो इश्यूज़ हैं जिनको तमाम तर सियासत से बालातर होकर हुकूमत को अव्वलीन बुनियादों के ऊपर हल करना होगा। इसी में उनकी भी बचत है, इसी में ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्शंस की तैयारी भी हो पाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।